एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल को लेकर तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत वैश्विक कूटनीति के मंच पर अपनी सक्रियता और प्रभाव को मजबूत करने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि इन दिनों 5 देशों के अहम दौरे पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि नीदरलैंड, जहां हैग में उनका स्वागत हुआ। इस दौरे को सिर्फ प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव या औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बदलते वैश्विक स्थिति के बीच भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका से भी साफ तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि यहां मिल रहा प्यार और उत्साह उन्हें कुछ देर के लिए ये भुला दे रहा है कि वो नीदरलैंड में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में कोई त्योहार चल रहा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड में रह रहे भारतीय वहां की अर्थव्यवस्था, समाज और विकास में अहम योगदान दे रहे हैं और हर भारतीय को इस पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र पार बसने के बावजूद भारतीय समुदाय ने अपनी पहचान और संस्कृति को जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में समय के साथ कई संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में धड़कती है। उन्होंने भारतीय समुदाय की तारीफ करते हुए कहा है कि पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, लेकिन परिवार के संस्कार और भारतीयता नहीं बदली। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि प्रवासी भारतीयों ने डच भाषा अपनाने के साथ साथ अपनी मातृभाषाओं और सांस्कृतिक जड़ों को भी संभाल कर रखा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 16 मई 2014 का भी जिक्र किया, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में सार्वजनिक जीवन में उन्हें लगातार जनता का समर्थन मिला है और यही सबसे बड़ा बल होता है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में ही उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुना और जनता को ही अपना परिवार मान लिया। आपका सुख ही मेरा सुख है और आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। पीएम मोदी के इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद भारतीय समुदाय ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। हालांकि इस दौरे की अहमियत सिर्फ भावनात्मक या सांस्कृतिक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ये विदेश दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया कई बड़े भू राजनीतिक संकटों से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक चिंताओं को तो बढ़ाया है। तेल बाजार, समुद्री व्यापार मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतें सक्रिय हैं। ऐसे समय में भारत लगातार संतुलित कूटनीति अपनाते हुए अपने वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। यूएई की यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देशों के बीच निवेश, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर अहम चर्चाएं साफ तौर पर हो रही हैं। अब नीदरलैंड यात्रा को भी व्यापार, टेक्नोलॉजी, कृषि, सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते और निवेश संबंधी डील हो सकती है। नीदरलैंड यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार माना जाता है। कृषि तकनीक, जल प्रबंधन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में डच विशेषज्ञता दुनिया भर में मशहूर है। भारत इन क्षेत्रों में काफी तेजी के साथ काम कर रहा है और ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की काफी संभावना है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री में भी साझेदारी को लेकर बातचीत होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़ी शक्तियों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज है, दूसरी ओर भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो संवाद, विकास और संतुलन की राजनीति पर विशेष रूप से जोर देता है। ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कई ऐतिहासिक चीजें जो है वो यहाँ पर कहीं, जिसके चलते जो वहाँ की भारतीय जनता है वो बेहद ज्यादा प्रभावित होती हुई प्रधानमंत्री से साफ तौर पर नजर भी आई है। बता दें कि भारतीयों के लिए ये सिर्फ एक अद्भुत पल नहीं था, बल्कि एक कार्यक्रम ऐसा रहा जिसके लिए हर कोई इस कार्यक्रम के लिए अपनी यादों में इन कार्यक्रमों को रखेगा, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री इस तरीके के दौरे पर होते हैं और जब भी भारतीय समुदाय के लोगों से वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम हमेशा सबकी निगाहों में आता है। अमेरिका ने एक बार फिर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए आईएसआईएस के शीर्ष कमांडर अबू बिलाल अल मुनिकी को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए ये बताया है कि अमेरिकी सेना और नाइजीरिया की सुरक्षा एजेंसीज ने मिलकर एक बेहद कठिन और लंबे समय से तैयार किए जा रहे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप के अनुसार इस मिशन में आईएसआईएस के ग्लोबल नेटवर्क का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर माने जाने वाला अबू अल मुनिकी मारा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अल मुनिकी लंबे समय से अफ्रीका में छिपकर आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहा था और दुनिया भर में आईएसआईएस के नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा था।
अमेरिकी खुफिया एजेंसीज लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुई थी। कई महीनों तक उसकी लोकेशन, संपर्कों और मूवमेंट की निगरानी की गई है। इसके बाद संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अल मेनुकी को ये लगता था कि वह अफ्रीका में सुरक्षित होगा, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों की पहुंच से वो नहीं बच पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक आतंकी के खात्मे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आईएसआईएस के वैश्विक नेटवर्क और उसकी ऑपरेशनल क्षमता को बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप ने कहा कि अल मेनुकी न केवल अफ्रीका में आतंक फैलाने में शामिल था, बल्कि अमेरिकियों और पश्चिमी देशों को निशाना बनाने के लिए वो साजिश रच रहा था। उन्होंने कहा कि अब वह किसी भी निर्दोष नागरिक को डराने या अमेरिका के खिलाफ हमले की योजना बनाने में शामिल नहीं हो पाएगा। बता दें कि इस ऑपरेशन को अमेरिका और नाइजीरिया की सेनाओं के बीच मजबूत सहयोग का उदाहरण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और नाइजीरिया सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मिशन की योजना बनाई थी। ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा गया था और आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचने के लिए आधुनिक तकनीक और खुफिया सूचनाओं का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ऑपरेशन कहां और कब हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की गई है। ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार और वहां की सेना का सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बहुत जरूरी होती है। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया में कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अपने संदेश के अंत में उन्होंने गॉड ब्लेस अमेरिका कहते हुए इस ऑपरेशन को अमेरिका की बहुत बड़ी जीत बताया है। बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि बीते कुछ वर्षों में अफ्रीका के कई हिस्सों में आईएसआईएस और उससे जुड़े हुए आतंकी संगठनों का जो प्रभाव है वो काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। खासकर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के क्षेत्रों में आतंकी संगठन स्थानीय संघर्षों और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। नाइजीरिया, माली, नाइजर और आसपास के इलाकों में आईएसआईएस से जुड़े हुए गुट लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में अमेरिका और अफ्रीकी देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ गया है। अमेरिका इससे पहले भी आईएसआईएस के लिए लगातार बड़े ऑपरेशन चलाता रहा है। इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाने के बाद अब अमेरिका का फोकस अफ्रीका में बढ़ते आतंकी नेटवर्क पर है। अमेरिका रक्षा अधिकारियों का यह मानना है कि अगर समय रहते इन संगठनों को नहीं रोका गया तो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हालिया चीन दौरा भी चर्चा में रहा। ट्रंप में 2 दिन के दौरे पर चीन वो पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर तनाव लगातार है और अमेरिका लगातार क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सक्रिय है। माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान के साथ तनाव कम करने में भूमिका निभाए, क्योंकि चीन और ईरान के बीच करीबी संबंध है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की नीति बेहद सख्त रहेगी। अबू बिलाल अल के मारे जाने को इस रणनीति का एक अहम हिस्सा माना गया। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि यह ऑपरेशन आतंकियों के लिए एक बड़ा संदेश है। दुनिया के किसी भी कोने में छिपे होने के बावजूद उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार किसी बड़े कमांडर के मारे जाने से आतंकी संगठन को तत्काल जो है नुकसान साफ तौर पर झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर माना जाए तो अमेरिका का यह ऑपरेशन साफ तौर पर सफल रहा। देखने वाली बात यह होगी कि अफ्रीका में और किस बड़े पैमाने पर हमले जो हैं वो अब रुकते हुए नजर आएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका, रूस और चीन के बीच इन दिनों कूटनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा, फिर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी लंबी बातचीत और अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जल्द बीजिंग जाना। इन घटनाओं ने दुनिया की नजरें एशिया की ओर एक बार फिर से मोड़ दी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पर्दे के पीछे कौन सी बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। बता दें कि कैमरेल ने पुष्टि कर दी है कि पुतिन के चीन दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक यात्रा की तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए ये मुलाकात बेहद ज्यादा अहम मानी जा रही है। आपको हम ये भी बताते चले कि असल में पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया एक साथ कई बड़े संकटों से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ा। मिडिल ईस्ट में स्थिति संवेदनशील है और वैश्विक बाजार भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में चीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके रिश्ते रूस और ईरान दोनों के साथ मजबूत हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का चीन दौरा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करे ताकि मिडिल ईस्ट पर तनाव कम हो पाए।
ट्रंप ने भी अपने बयान में कहा था कि शी जिनपिंग ईरान और अमेरिका के बीच किसी समझौते के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे, क्योंकि चीन की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आने वाले तेल पर निर्भर होता है। यहीं से पूरी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ अमेरिका चीन से सहयोग चाहता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी क्षेत्र पर पश्चिमी देशों के कई प्रतिबंध लगे, लेकिन चीन ने रूस के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। ऐसे में पुतिन का बीजिंग दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन के बड़े समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में पुतिन ने दावा किया था कि उन्होंने ये यूक्रेन युद्ध की स्थिति को लेकर भारत, अमेरिका और चीन को जानकारी दी थी। इसके बाद रूस ने 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की। इससे संकेत मिलते हैं कि रूस अब युद्ध के साथ साथ कूटनीतिक रस्तों पर भी सक्रियता बढ़ा रहा है। चीन इस पूरे मामले में खुद को एक ऐसा देश के रूप में पेश करना चाहता है जो वैश्विक संकटों में मध्यस्थता की भूमिका निभा सके। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि चीन इस समय बेहद संतुलित रणनीति पर काम करता है। वह अमेरिका से खुला टकराव भी नहीं चाहता और रूस के साथ अपनी दोस्ती भी कमजोर नहीं होना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग इन दिनों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए एक अहम कूटनीतिक केंद्र बन गई है। शी जिनपिंग ने हाल ही में अमेरिका चीन संबंधों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों देश सहयोग के रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया में स्थिरता और विकास को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सैन्य प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा भी जारी है। ऐसे में पुतिन की चीन यात्रा कई सवाल खड़े कर रही है। क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट को लेकर कोई बड़ा कूटनीतिक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, या फिर ये सिर्फ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कवायद है? अब फिलहाल ये आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन जिस तरीके से मुलाकातें चल रही हैं वो साफ तौर पर यही जाहिर कर रही है। वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच रूस ने एक बार फिर अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भारत की कूटनीतिक भूमिका पर खुलकर भरोसा जताया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद नई दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में भारत लंबी अवधि की मध्यस्थता की अहम भूमिका निभा सकता है। लावरोव के इस बयान को सिर्फ कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच भारत की बढ़ती साख के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती स्थिति दुनिया के लिए चिंता का विषय है और ऐसे समय में भारत जैसे संतुलित और विश्वसनीय देश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने भारत के विशाल कूटनीतिक अनुभव, वैश्विक प्रतिष्ठा और सभी पक्षों के साथ संतुलित संबंधों की आपको बता दें कि सराहना करते हुए कहा कि अगर ईरान और उनके अरब पड़ोसी देश जो है वो साफ तौर पर दीर्घकालिक संवाद और शांति प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है तो भारत ये जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से सक्षम है। आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लावरोव ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच तत्काल बातचीत शुरू कराने में मदद कर रहा है ताकि मौजूदा संकट को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि उन्होंने संकेत दिए हैं कि स्थायी समाधान और लंबे समय की मध्यस्थता के लिए भारत कहीं ज्यादा भरोसेमंद विकल्प हो सकता है। उनके मुताबिक भारत के पास ऐसे कूटनीतिक अनुभव हैं जो क्षेत्रीय तनाव को कम करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। रूस के इस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से को लेकर हो रही है जिसमें लावरोव ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिना सीधे नाम लिए ये कहा कि कुछ शक्तियां जानबूझकर ईरान और अरब देशों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान के खिलाफ आक्रामक रवैये के पीछे अमेरिका और इजरायल की उकसावे वाली नीतियां बड़ी वजह रही हैं। लावरोव ने कहा कि किसी भी संघर्ष को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है और पश्चिम एशिया में बढ़ती स्थिरता के पीछे बाहरी हस्तक्षेप की बड़ी भूमिका रही। रूस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। इजरायल को लेकर क्षेत्रीय स्थिति संवेदनशील है। तेल आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और सामरिक संतुलन को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतें लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में रूस का भारत पर भरोसा जताना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लावरोव ने विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र किया, जिसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक लाइनों में से गिना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में से एक है, पश्चिम एशिया में आने वाले तेल पर काफी हद तक साफ तौर पर निर्भर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इस सभी बातचीत का जो समाधान है वो किस तरीके से निकलता है, क्योंकि ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो साफ तौर पर समाधान चाहते हैं। समाधान क्या कुछ आने वाले समय में निकलेगा ये फिलहाल वक्त बताएगा।
ब्रिक्स बैठक के बाद रूस का बड़ा कूटनीतिक बयान जो है वो साफ तौर पर सामने आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन दौरे से लौटने के बाद एक बार फिर ईरान पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अब तेहरान के सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं, समझौता या तबाही। अपने हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है और अगर उसने जल्द किसी समझौते का रास्ता नहीं चुना तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। चीन यात्रा के आखिरी दिन दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि ईरान अब खत्म हो चुका है, उन्हें डील करनी ही होगी, नहीं तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ट्रंप के इस बयान को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की आक्रामक रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वे हाल ही में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात कर लौटे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी और शी जिनपिंग की बातचीत में ईरान का प्रमुख मुद्दा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक चीन ने भी ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने अमेरिका और ईरान के बीच किसी संभावित समझौते के समर्थन की बात कही और बातचीत में मदद की पेशकश भी की है। ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति का भी ये मानना है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो उससे पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ जाएगी। उन्होंने दावा कर दिया है कि बातचीत के दौरान चीन ने यह भरोसा दिया है कि वह ईरान को किसी भी तरीके से सैन्य उपकरण उपलब्ध नहीं कराएगा। हालांकि यह भी सच है कि चीन फिलहाल ईरान का तेल सबसे बड़ा खरीदार है और दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध काफी हद तक मजबूत माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह बयानबाजी सिर्फ ईरान को चेतावनी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए वह दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और प्रभाव को लेकर किसी भी तरीके की नरमी नहीं दिखाएगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में अमेरिकी सैन्य ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप को 4 से 5 मिनट में पूरी तरीके से तबाह करने की क्षमता रखती है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह देश के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी सैन्य कार्रवाई में इस द्वीप को निशाना बनाया जाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास इतनी सैन्य क्षमता है कि वह बेहद कम समय में निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान के खिलाफ मौजूदा सैन्य ऑपरेशन इराक और वियतनाम जैसे लंबे युद्धों की तरह नहीं होंगे, बल्कि छोटा, तेज और निर्णायक साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में फिलहाल क्या स्थिति बनती है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।